आईपीसी का हम लोग लास्ट लेक्चर रहेगा आज, जो मुझे करना है अटेम्प्ट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद पूरी आईपीसी को एक बार रिवाइज कर देंगे शुरू से लेकर आखिर तक जो जो हम लोगों ने पढ़ा है, पूरा रिफ्रेश हो जाएगा एक बार, ताकि आप लोगों को बेसिक्स और फंडामेंटल्स पूरी आईपीसी के ऐसे याद होने चाहिए। केस लो याद है नहीं है या मेन केस लोज याद रहें, बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन एंड राइट आंसर, बस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर बहुत डिटेल में भी ना लिख पाओ तो आंसर बढ़िया से लिख दो, और अगर फंडामेंटल्स आप लोगों के क्लियर हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल एकदम लेमैन की भाषा में तैयार होनी चाहिए अटेम्प्ट। मैंने लास्ट डेट पे आप लोगों को बताया था कोई भी ऑफेंस जो कमिट होता है उसकी 3 स्टेजेस होती है। नंबर 1 इंटेंशन, नंबर 2 प्रिपरेशन, नंबर 3 एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जिसको हम अटेम्प्ट भी बोलते हैं, जो आज डिस्कस करेंगे। और अटेम्प्ट अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो देन इट इज ऑफेंस। इंटेंशन को प्राइमरी स्टेज पे प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। मान लीजिए मेरे माइंड में कोई भी इंटेंशन है कि मैं किसी आदमी का मर्डर करना चाहता हूँ, तो मियरली एक इंटेंशन है। जब तक कोई एक्ट नहीं होगा इंटेंशन का इन्फ्लुएंस ड्रॉ करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ठीक है, इंटेंशन हम जब ऑफेंस होता है तो इंटेंशन प्लेज वाइटल रोल, बट अगर मियरली हम ये कहें इंटेंशन को डिफाइन करो इट इज वेरी डिफिकल्ट। रीजन बिंग मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कोई आदमी कैसे उसको पढ़ सकता है। जब तक मैं कोई ओवर्ट एक्ट नहीं करूँगा, प्रिपरेशन नहीं करूँगा, कोई एक्ट नहीं करूँगा, किन सर्कमस्टांसेस में कर रहा हूँ, ओनली फ्रॉम दो सर्कमस्टांसेस वी कैन गैदर इंटेंशन और नॉलेज। प्रिपरेशन तो मेरे ख्याल से डे टू डे की भाषा में आप लोगों को पता ही है, शादी की तैयारियां करनी है प्रिपरेशन में आ गया, या आप लोगों को कोई वैसे भी घर की सफाई, दिवाली पे वाइट वॉश करना है उसकी तैयारियां करनी है, तो आप लोगों को पता ही क्या क्या करते हैं उसमें, तो उसी को प्रिपरेशन बोलते हैं। एक लेमैन की भाषा में बता रहा हूँ। अगर इसको लीगल लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो उसमें ये इट कंसिस्ट डिवाइजिंग और अरेंजिंग द मीन्स और मेजर्स नेसेसरी फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए जो नेसेसरी डिवाइसेज आपको लेनी है, एंडेवर्स करने हैं, और उससे रिलेटेड आपको कोई भी नेसेसरी अरेंजमेंट्स करने हैं ऑफेंस करने के लिए, जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको प्रिपरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी की अलमारी तोड़ के चोरी करना है तो प्रिपरेशन क्या करोगे? यही तो करोगे कि सबसे पहले तो ये देखोगे भाई उसकी रेखी करोगे, अलमारी कहाँ रखी हुई है, उसके घर के नौकर से पूछोगे, किसी से पूछोगे अलमारी कैसी रखी हुई है, गोदरेज की है, सिंपल अलमारी है, वो क्या हथौड़े से टूटेगी या कटर लेके जाने की ज़रूरत है, कटर लेके जाओगे, कटर को चलाओगे कैसे, उसके साथ सारे इक्विपमेंट्स वगैरह, या डुप्लीकेट चाबी भी कहीं से बनवा के ले जाओगे जो मास्टर की होती है। तो ये सारी प्रिपरेशन होती है कि उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए जो भी प्री रिक्विजिट कंडीशंस है या जो अरेंजमेंट्स की जो ज़रूरत है उसको हम प्रिपरेशन बोलते हैं। वो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बता दिया था। कुछ ऑफेंसेस ऐसे प्रिपरेशन एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन इट इज नॉट पनिशेबल। क्यों पनिशेबल नहीं है? क्योंकि जब आदमी प्रिपरेशन कर रहा है ही मे चेंज हिज माइंड। मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए, बट प्रिपरेशन करते करते मेरे माइंड में कुछ भी आ सकता है, आई मे चेंज माई माइंड। तो दैट्स वाई प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल, बट in certain offenses even
प्रिपरेशन इज ऑल्सो पनिशेबल। वो मैंने आप लोगों को बताया था। सर डकैती में और वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट या गवर्नमेंट, काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स, यस। वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, किसी स्टेट से भारत सरकार के अच्छे रिलेशन है दूसरे कंट्री से, उनकी टेरिटरी पे जाके डेप्रिडेशन करना, फेक करेंसी, डकैती का हो गया, फेक करेंसी, काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन्स हो गया। काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन्स आपकी अगर पोजीशन में है, ठीक है, ये सब पनिशेबल। अगर देखिए एक व्यक्ति मैरिड है ऑलरेडी, ये 511 के इलस्ट्रेशन भी मैं आप लोगों को पढ़ देता हूँ, इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ने चाहिए साहब। कोई व्यक्ति whoever attempts to commit an offence punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment, or to cause such an offence to be committed, and in such attempt does any act towards the commission of the offence। देखो लैंग्वेज क्या है, ग्रे एरिया ये है अटेम्प्ट में, और कुछ भी ग्रे नहीं है। एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ये बड़ा एक थोड़ा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आ जाता है कि आप प्रिपरेशन कहाँ तक मानेंगे और एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस वो कहाँ तक मानेंगे। आपको समटाइम बड़ा कंफ्यूजन होगा कि उस केस में तो इन हालात में ये कह रहे थे कि प्रिपरेशन है, यहाँ इसको ये मान रहे कि नहीं एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हो गया। फिर जजमेंट सब आगे हम पढ़ेंगे, उसमें एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस मतलब सीरीज ऑफ एक्ट अगर हैं, अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे और यहाँ पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 जाते हैं, अगर 1 पे एक्ट स्टार्ट हुआ 10 तक गया और 11 पे कंप्लीशन ऑफ एन ऑफेंस हो गया। नाउ क्वेश्चन अराइजेज एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस 1 पे माने, 2 पे माने, 4 पे, 5 पे, 10 पे, कहाँ जाके माने। समटाइम्स आपको लगेगा ये तो 10 वाली स्टेज है, तब एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस माना जा रहा है। कई जगह आप लोग देखेंगे कि नंबर 1 पे भी लगेगा कि एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन हो गया है ये, राइट। तो इसको डिस्टिंग्विश करना है, और इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स आप लोगों को बताऊंगा, उससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है। इलस्ट्रेशन है वो मैंने आप लोगों को जेब कतरे वाला उदाहरण दिया था, जेब में हाथ डाला, यहाँ ज्वेलरी का बॉक्स का है, वो ज्वेलरी चुराना चाह रहा था, उसने बॉक्स को तोड़ा, उसके अंदर देखा ज्वेलरी थी ही नहीं, तो ये अटेम्प्ट माना जाएगा। ज्वेलरी थी या नहीं थी, क्योंकि ही डिड हिज जॉब, राइट। ऑन द कॉन्ट्रेरी वो ज्वेलरी चुराने तो गया, लेकिन बॉक्स को तोड़ने के लिए एक पेड़ की हल्की सी डंडी या टहनी लेके चला गया, या पेपर वेट लेके चला गया छोटा, अब उससे बॉक्स को तोड़ रहा है, राइट। तो चूंकि उससे बॉक्स नहीं टूट सकता, वो बॉक्स को तोड़ रहा है, देखा जाए तो अटेम्प्ट कर रहा है वो, राइट। बट इन एडेप्टेबिलिटी ऑफ मीन्स, जो मीन्स वो यूज कर रहा है वो एडिक्वेट मीन्स नहीं है, इसीलिए अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। मैंने उस दिन भी आप लोगों को इलस्ट्रेशन दिया था, ए बी को मारना चाहता है, उसको पॉइजन डाल दिया उसके खाने में, बट गलती से वो पॉइजन की बोतल लेने की बजाय वही दूसरी हार्मलेस बोतल रखी हुई थी वो डाल दी उसने, आदमी मरा नहीं। तो बेशक वो ये सोच रहा है कि मैं इसको पॉइजन दे रहा हूँ,
अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन सब कुछ कर रहा है, वो ही इज डूइंग एवरीथिंग। अगर हम देखें इंटेंशन होगी, प्रिपरेशन भी होगी और एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस भी होगा, उसने तो अपना काम कर दिया ना, उसमें डालना था डाल दिया। देखा जाए अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो आप लोगों को लगेगा ये अटेम्प्ट हो गया, बट इन एडेप्टेबिलिटी ऑफ मीन्स, जो मीन्स उसने यूज किए हैं वो सफिशिएंट नहीं थे, एडिक्वेट मीन्स नहीं थे, उससे वो ऑफेंस हो ही नहीं सकता। जब नहीं हो सकता तो ही कांट बी हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट, कोई भी ऑफेंस के लिए। ठीक है, जैसे हमने ट्रांसफर्ड मैलिस का बताया था ना, वहां इंटेंशन बिगिनिंग से है और एंड तक है, वहां मर्डर होगा। लेकिन बताया था ना, वाइफ को मारना ही चाहते थे, सिर में पंक्चर कर दिया, इंटेंशन थी, उसके सिर में पंक्चर कर दिया, वो बेहोश होगी, फिर कुएं में डाल दिया। मेडिकल रिपोर्ट में आया, एमएलसी के अंदर आ गया कि वो तो डूब के मरी है, वो पंक्चर करने से नहीं मरी। लेकिन इंटेंशन क्या थी? उनकी मारने की थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हस्बैंड वाइफ का खेत में झगड़ा हुआ, उसने हल मार दिया उसको, वाइफ बेहोश होगी, वो डर के मारे कि एविडेंस को रिमूव करने के लिए लोग कहेंगे वाइफ का मर्डर कर दिया, उसने उसको हैंग कर दिया। यहाँ क्या है? यहाँ उसकी, देखिए, यहाँ उसकी इंटेंशन बिगिनिंग से नहीं है मारने की, बिगिनिंग से इंटेंशन नहीं है। अगर बिगिनिंग से होती यू वुड हैव बीन हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। लेकिन अगर बिगिनिंग से इंटेंशन नहीं है, सब्सिक्वेंटली उसने डर के मारे, उसको टांग दिया और वो हैंगिंग से मर गई, देन ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर, नहीं, वो जितनी इंजरी पहुंचाई उसी के लिए लायबल होगा। अगर हल से मारा है, ग्रीवियस हर्ट आई तो ग्रीवियस हर्ट के लिए होगा, सिंपल हर्ट आई है तो सिंपल हर्ट के लिए होगा, जो भी इंजरी पहुंचाई है। सिमिलरली यहां देखें, अटेम्प्ट में अगर उसका इंग्रेडिएंट मैंने आप लोगों को बताया, कब होगा ऑफेंस कंप्लीट? इंटेंशन होनी चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस होना चाहिए, जिसको अटेम्प्ट हम बोलते हैं, और अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया तो ऑफेंस हो गया। अब ये चारों इंग्रेडिएंट में सारे कर दिया आपने, बट जहां तक प्रिपरेशन की बात आती है वो इंग्रेडिएंट आपका लैक कर गया, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन सफिशिएंट नहीं है, इनएडिक्वेट मीन्स है आपके। इसको इस ढंग से भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं याद करने के लिए, ताकि आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूजन ना हो। मैं इसलिए इस एंगल से इसको बता रहा हूं। एक आदमी ऑलरेडी मैरिड है, वो दूसरी महिला से शादी करना चाहता है, उसने पेपर में निकाल दिया कि मैं सो एंड सो से शादी करना चाहता हूं। अब वाइफ ने केस डाल दिया कि जो बिगेमी होगी, शादी होते हुए दूसरी शादी करेगा। अब क्वेश्चन अराइज, क्या वो अटेम्प्ट ऑफ बिगेमी हुआ? वो पेपर में देके वो तैयारियां कर रहा है, प्रिपरेशन की स्टेज है। अगर वो मान लीजिए उसके लिए मंगलसूत्र भी खरीद लेता, पंडित जी को भी अरेंज कर लेता, सब कुछ हो जाता, और फिर वो फेरों पे भी दोनों बैठ जाते, वहां जाके पूरी तैयारी हो गई थी, अब शादी करने ही वाले थे। मैंने आप लोगों को बताया था एक इक्विवोकेलिटी टेस्ट, होम्स क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। मैं बता रहा था ना कि अगर मूवी को एकदम स्टॉप कर दे हम, तो आप बता देंगे कि आगे ये होने वाला था। अब क्या था कि वो शादी होने वाली थी, अब बीबी आ गई, पहले वाली उसने देख लिया, डर के मारे भाग गए दोनों वहां से, तो यहाँ अटेम्प्ट हो जाएगा। समझ गए बात? इसका 511 का दूसरा इलस्ट्रेशन भी वो जेब वाला है, जेब में हाथ डाला, जेब कतरे ने, उसकी जेब में कुछ नहीं मिला, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट। तो नहीं मिला अलग बात है, मिलता तो उसने तो अपना काम कर ही दिया था, व्हाटएवर ही कुड डू। उसकी इंटेंशन थी, प्रिपरेशन थी पूरी, उसने हाथ डाला ही सक्सेसफुली, सब कुछ करा। अब ऑब्जेक्ट नहीं मिला उसमें, जेब खाली मिल गई बाय द वे, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट। राम शरण चौबे ये केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का।
एक व्यक्ति स्टैम्प वेंडर के पास गया और उसने स्टैम्प वेंडर से बी के नाम के पेपर ले लिए, ये कह के मैं बी हूं, राइट। उसने स्टैम्प वेंडर को क्या कहा जाके, मैं ए हूं। मैं गया उसके पास, मैंने उसको कहा कि मैं बी हूं और मुझे ये स्टैम्प पेपर दे दो, रेजिडेंट ऑफ ईयर वो सब ले लिया मैंने बी के नाम से। अब मैं उस पर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना चाह रहा था, फॉर एग्जाम्पल प्रोविजरी नोट ही ड्रॉ करना चाह रहा था कि भाई मुझे बी से इतना पैसा लेना, मतलब ए को इतना पैसा देना है, मतलब बी बन के, और मैं खुद ही ये कह दूं मैं ए हूं, बी बन के ले लिए मैंने, बी के बिहाफ पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया और उसमें ये लिख दिया कि ए को मुझे इतना पैसा देना है, राइट। उसने स्टैम्प पेपर खरीद लिया। वेदर सिर्फ स्टैम्प पेपर खरीदा है, मेक इट ए पॉइंट, आगे का मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया था, बस अब यहां तक आप कन्फाइन करें। ए गया, उसने कहा मैं बी हूं और बी के नाम से स्टैम्प पेपर खरीद लिए। इंटेंशन ये थी मैं इस पे कुछ लिखूंगा, वेदर ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट। क्योंकि पेपर खरीदा प्रिपरेशन की स्टेज है। अब इसी में देखो एक दूसरी सिचुएशन बताता हूं, ए बी सी, राइट। ए और बी गए, ए ने बी को कहा कि तुम सी बन जाओ और स्टैम्प वेंडर के पास गए, बी को सी बना के स्टैम्प पेपर खरीद लिए कि उस पर ये एग्जीक्यूट कर दो कि सी को ए को ये पैसा देना है, समझ रहे। अब दो आदमी गए, पहले वो अकेला गया, अब दो आदमी गए, उसने बी को सी बना दिया, राइट। बी को सी बना के और अपने फेवर में कराना चाह रहा, अब स्टैम्प पेपर खरीद लिया। अब बताओ अटेम्प्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि अटेम्प्ट तो हुआ है ना, he has made बी को सी अगर उसने बनाया तो अटेम्प्ट तो किया है। लॉ की भाषा में बताओ बेटा, यहां पर उन्होंने तैयारी की, स्टैम्प पेपर के पास गए, वेंडर के पास गए, इंटेंशन थी। अब एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे बोलो, हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने बी को सी बना दिया। अगर खुद जा रहा है तो किसी को कुछ नहीं बनाया, खुद कर रहा है सब कुछ, वो तैयारी है। लेकिन यहां तो उसने एक एक्ट कर दिया, बी को सी बना दिया। ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट। ये सेकंड वाला जो केस है ये आर वर्सेस कल्याण सिंह का है, 1894 का है, प्रीवी काउंसिल। अब मैं आप लोगों को सीधा अपने तरीके से बता रहा हूं, लेकिन केस के फैक्ट देखेंगे तो उसमें मिलेगा कि वो उस पर एक पेटिशन ड्रॉ करना चाह रहा था, इसलिए करना चाह रहा था, उसलिए करना चाह रहा था। बट जो जिस्ट है मैं उसको बता रहा हूं। अब इसमें आप कुछ भी बना लो, तो पेपर पे क्या करना चाह रहा था, मान लीजिए वो प्रोविजरी नोट लिखना चाह रहा था, या कोई पेटिशन लिखना चाह रहा था, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहा था, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। बस अटेम्प्ट मीन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ। द क्वीन वर्सेस डोयल बावरी केस का नाम है। द क्वीन वर्सेस डोयल DOYAL, बावरी BAWRI,
ये भी 1869 का केस है। बावरी एक जाति होती है, आप लोगों ने सुना होगा इंडिया में, बावरी होते हैं ना, हाँ बावरी कास्ट होती है। उसने एक चारकोल लिया और उसके अंदर थोड़ा आग रख लिया। चारकोल में आग लंबे समय तक चलेगी, और लेके वो किसी की फसल डिस्ट्रॉय करने जा रहा था, उसमें आग लगा दूंगा। जब वो रास्ते में जा रहा था, ही वॉज एप्रीहेंडेड बाय सम पर्सन। जब जा रहा था, नाउ क्वेश्चन अरोज वेदर ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर मर्डर, ओ सॉरी, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट, राइट। अब एक क्वेश्चन तो ये आता है कि उसकी प्रिपरेशन की स्टेज थी, वो लेके जा रहा था, राइट। नाउ सेकंड पार्ट, ही वाज एप्रीहेंडेड। अगर उसको एप्रीहेंड किया है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो गया नहीं हो गया? अगर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होता, वो लेके जा रहा था, फिर उसमें बैकग्राउंड ये भी आती है कि बावरी कास्ट के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनकी बैकग्राउंड क्या है, इस तरह के ऑफेंस करते रहते हैं, तो उससे भी इन्फ्लुएंस ड्रॉ करके ही वाज हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बताया था ना, पीछे किसी केस को मैं डिस्कस कर रहा था कि एक आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो कर रहा है, एक फर्स्ट टाइमर है कि नहीं, इसने तो पहले भी कर रखे, ये कर रहा है, तो वहाँ इन्फ्लुएंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। किसी केस में मैंने इलस्ट्रेशन दिया था। इसमें इसी केस में एक डिसेंटिंग ओपिनियन है जज साहब की, माइलर जज की। उन्होंने दूसरे ढंग से इलस्ट्रेशन दिया कि एक आदमी गन लेके जा रहा है कि मैं नथुलाल को मारने जा रहा हूं, और गन की तैयारी लेके वो जा रहा है, गली में जा रहा है। अगर उसको, अब नथुलाल बहुत दूर है, माइल अवे है, वहां उसको पकड़ लिया, और तो भी उसने रेसिस्ट किया, नहीं छोड़ो मुझे, मैं उसको जाके मारूंगा ही। He was not held liable for, he will not be held liable for attempt। क्योंकि जिसको मारना चाहता हो माइल जवे है, और नथुलाल गली में ये गन लेके जा रहा है, जबकि उसको पकड़ भी लिया और वो रेजिस्ट भी कर रहा है कि मुझे छोड़ो नहीं, मैं उसको मारूंगा जाके। He will be not held liable for attempt, क्योंकि जिसकी बात कर रहा है माइल जवे है। क्योंकि क्वीन बावरी वाला जो केस है, ये दोयल बावरी वाला केस, इसी में डिसेंटिंग ओपिनियन दी थी। उनका मानना ये था कि अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चारकोल लेके जा रहा था, वो प्रिपरेशन की स्टेज में था, तो इसमें ये डिसेंटिंग ओपिनियन थी। और सिंपली गन लेके भी जा रहा है, तो जब तक वो फायर नहीं करेगा तो ओवरटेक नहीं माना जाएगा उसका, सिर्फ गन लेके जा रहा है। एक आदमी दूसरे की छत पे गया, बगल में घर है, वो उसके घर में हाउस ब्रेकिंग करना चाहता है, तो वो अपने साथ में हाउस ब्रेकिंग के जो इंस्ट्रूमेंट है सारे लेके गया है, वो छत के ऊपर ही है, तो ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट। रीजन बीइंग, ये उसकी तैयारियां हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह मैंने बताया ना प्रिपरेशन कैसे मानी जाती है। हाँ यस, अगर वो स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हाउस ब्रेकिंग तो हाउस ब्रेकिंग से ही होगी ना, जब तक आप कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे तो हाउस ब्रेकिंग नहीं होगी। तो ये हर केस में ये वेरी करेंगी चीजें आप लोगों को,
तो सिर्फ यही ध्यान देना है अटेम्प्ट में। सर बट वो अगर टेरेस पे पहुंच गया उसके तो वो ट्रेसपास भी तो होगा उसमें। वो अलग पहलू है, अभी अटेम्प्ट की बात चल रही है। हाउस ब्रेकिंग का अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, जो अदर ऑफेंस है उनको भूल जाओ एक बार। हम अटेम्प्ट पढ़ रहे हैं, हमने कहा हाउस ब्रेकिंग के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट वो साथ लेके गया और दूसरे की छत पे गया, ठीक है। वो तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसमें अटेम्प्ट हुआ नहीं हुआ, अगर अटेम्प्ट हुआ है या नहीं हुआ, इसके अलावा कोई ऑफेंस उसने कमिट किया नहीं किया, वो उसकी बात करो। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सिंपली जो क्वेश्चन आता है वो नॉर्मली ऐसे ही आता है, उसने अटेम्प्ट किया कि नहीं किया। एक गवर्नमेंट का स्टॉकिस्ट है जिसके पास गवर्नमेंट के बैग्स वगैरह रहते हैं, ग्रेन्स के या किसी भी चीज़ के। आप इसको यूँ मान लीजिए कि एक गोडाउन ही है और गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, गोडाउन में माल रखता है। अब वहाँ से उसने 8 बैग उठाए और वो निकाल के अलग दूसरे रूम में रख दिए कि जब मौका लगेगा तो इनको मैं बेच दूंगा, वेदर ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट और नॉट। Yes, yes. जैसे ही उसने बैग उठा के उधर रखे, एक्ट टुवर्ड द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हो गया। इसी पर वो अंगूठी वाला है इसी पर वो अंगूठी वाला जो आपने एग्जांपल दिया था पीछे, कुछ वाला अंगूठी वाला जो निकाल के फर्श के नीचे रख देता है कि जब मौका मिले। हाँ, Theft का है। वो उसमें थेफ्ट होगी, लेकिन थेफ्ट होगी। यहाँ भी टेक्निकली अगर देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए नहीं, यहाँ उसने वो अलग से रखे ना जो बैग्स जी ले जाके कि इनको बेच के इनके प्रोफिट्स को मैं यूज कर लूंगा, वो भी थेफ्ट, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन अराइजेज, यहाँ है गवर्नमेंट स्टॉकिस्ट वर्ड आया है, इनके पोजीशन उसकी है, माल गवर्नमेंट का है, उसके पास गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। आप इसको यूं इंटरप्रेट करो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसलिए वर्ड है गवर्नमेंट स्टॉकिस्ट, तो पोजीशन इसकी हुई। अरे देसी भाषा में बताता हूं, आड़ती नहीं होते हैं मंडियों में, गेहूं या चावल बेचने जाते हैं ना, वहां धान की फसल, आड़ती के पास, आड़ती गवर्नमेंट के ब्याह पे खरीद के अपने पास रख रहा है और गवर्नमेंट को सप्लाई करता है, उसमें उसका कमीशन होता है। इसको यूं समझो आप। अब वो 8 बोरे निकाल ले उसमें से, पोजीशन तो आड़ती की है ना, अभी गवर्नमेंट को पोजीशन तो डिलीवर करेगा वो, समझ गए ना बात को। इसको यूं समझो आप, ठीक है। ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट। आर.वर्सी रॉबिन्सन एक ज्वेलर था, उसने अपनी शॉप की इंश्योरेंस करा रखी थी और उसने इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए उसने पुलिस में एक कंप्लेंट कर दी कि मेरी दुकान में बर्गलरी हो गई है, राइट। वेदर, अब बात को समझो, उसने क्यों किया ऐसा? इंश्योरेंस से क्लेम लेने के लिए। इट इज वेरी, लोग समझने की कोशिश करना। इंश्योरेंस से क्लेम लेने के लिए ज्वेलर ने अपनी दुकान की इंश्योरेंस करा रखी थी और कहा कि मेरी दुकान में बर्गलरी हो गई है, राइट। बर्गलरी के अगेंस्ट उसकी इंश्योरेंस होगी और पुलिस में कंप्लेंट कर दी। Whether he will be held liable for attempt? यस हैं? यस। मुझे पता था आप लोग फंसोगे इसमें। जब उसने कंप्लेंट कर दी सर तो वहाँ फंसी गया ना वो तो अटेम्प्ट तो कर ही दिया उसने। इंश्योरेंस का क्लेम करने के लिए कर रहा है सब कुछ। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग इट, ठीक है सर, ये उसकी तैयारियां हैं। तैयारियां। अगर वो इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म भर के दे देता तब अटेम्प्ट होता, तब अटेम्प्ट होता। राइट।
समझ गए? ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, क्योंकि इंश्योरेंस से क्लेम करने के लिए तैयारी कर रहा है वो भाई, उसके लिए क्या क्या जरूरत है। बहुत सारे लोग करते नहीं है कि जी वो आपको वो दिखाना पड़ेगा कि इंश्योरेंस करा लीजिए, डकैती दिखा दो, आग लगा दो कि जी आग लगी मेरे यहाँ तो हैं, तो फिर इंश्योरेंस में जाएगा कि जी वो अपना आदमी भेजो, हमने आग लगी, ये हो गया वो हो गया, क्लेम का फॉर्म भर के देगा, फिर उसको वेरीफाई करेंगे तब कॉल भी करेंगे। हो जाता है सर, हैं? कॉल करना पड़ता है, वो इसके लिए कॉल करना पड़ता है सर, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। डोंट गो बाय एनीथिंग। ये मैं आपको 1915 का केस बता रहा हूँ, आज का नहीं बता रहा हूँ, समझ गए? तो उसी लाइट में समझे बातों को। मैं अटेम्प्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे तो कहोगे व्हाट्सएप आ गए, लेटरिन को भेज दिया, उसने चैट कर सकता था, हैं? सो मैनी थिंग्स आर देयर। लोगों को समझने का तरीका ये होता है, मैंने इसलिए आप लोगों को बार बार, अगर आप क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे, टाइम एंड अगेन आई एम रिपीटिंग के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, उन्हीं हालात में एक व्यक्ति अलग सोचता है, दूसरा अलग सोचता है, इसलिए जिन हालात में जो नेचुरल रिएक्शन जिसकी होनी चाहिए आप उसको मानेंगे। मैंने लॉयर्स वाला कोई एग्जांपल दिया था ना, लॉयर होगा तो इन हालात में ऐसे सोचेगा, लेमैन होगा तो वैसे सोचेगा, इंटेंशन अकॉर्डिंगली इन्फ्लुएंस ड्रॉ होगा उसका। नाउ होप वर्सेस ब्राउन, होप वर्सेस ब्राउन, HOPE, होप वर्सेस ब्राउन। ये बहुत पुराना केस है, अब इसमें ये दिमाग लगाओगे कि आजकल ऐसा होता है, यू कांट गो बाय दैट। एक आदमी बुचर था, कसाई, बुचर कसाई जो मांस बीच बेचता है। गवर्नमेंट के रेट फिक्स थे कि आप इस रेट से ज्यादा नहीं बेच सकते, ठीक है? अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप जाके जो मर्जी गाड़ी लो और जो मर्जी घड़ी लो। एक जमाने में HMT की भी वो लाइन लगती थी, बुक करानी पड़ती थी, लमरेटा स्कूटर भी बुक कराना पड़ता था, लोग डॉलर दे के खरीद के लाते थे उसको प्रायोरिटी बेसिस पे, या MP से वो लेके जाते थे। आप बस ये मानो, जितने फैक्ट्स बताए बस ये मानो कि ये फैक्ट है, क्यों है हमारा कोई लेना देना नहीं इस बात से। वो मीट बेचता था, वो उसमें एक रेट फिक्स था कि इससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते, तो परमिटेड लिमिट से ज्यादा उसने पैकेट बना के कुछ पे लेबल लगा के और फ्रिज में रखे हुए थे, राइट? कुछ उसके ड्रॉअर में भी पाए गए कि जो रेट होना चाहिए उससे ज्यादा रेट के ये लेबल उसके ड्रॉअर में भी पाए गए, और पैकेट भी पाए गए उसके रेफ्रिजरेटर में जिन पे कुछ पे लेबल लगा हुआ था। ये बताओ अटेम्प्ट हुआ या नहीं हुआ? लेवल लग गया तो नहीं, वो मार्केट में अगर आ गए सर तो, और लेवल पे लगा हुआ तो अटैक आ गया। That is the preparation of आप मॉल में जाते हैं, मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। मॉल वाला अटेम्प्ट हो गया। आप मॉल में या किसी दुकानदार के पास गए खरीदने के लिए, ठीक है? उसने ज्यादा रेट में, आजकल MRP आता है ना, ज्यादा रेट लगा के कुछ सामान अपना रखा हुआ है, ठीक है? उसके पास रखा हुआ है, दैट्स ऑल, यहां स्टॉक कर दिया मैंने, ठीक है? क्या अटेम्प्ट हुआ? जब तक वो टेंडर नहीं करेगा, आपने पूछा क्या रेट है, वो कहेगा भाई साहब ये रेट है मेरा, तो अभी ये उसकी प्रिपरेशन है,
एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस नहीं होगा। अभी तैयारी कर रहा है, वो लेबल लगाया, लेबल खरीद के लाया, पैकेट बनाए, तैयारियां तो है ये, और क्या है। एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस कहां हुआ? नहीं हुआ। इसलिए मैं टाइम एंड अगेन कहता हूं, आप लोग ना अटेम्प्ट को जब तक ढंग से नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। मैंने आप लोगों को 3 स्टेजेस बताई। इंटेंशन मैंने डिफाइन करके आप लोगों को बता दिया। उसके बाद प्रिपरेशन, ये केसेस मैंने आपको बताए, प्रिपरेशन पे थी, प्रिपरेशन थी, उसकी तैयारी थी, समझ गए। अब मैं थर्ड पार्ट पे आता हूँ, थर्ड इंग्रेडिएंट पे, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट कब माना जाएगा? एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, समझ गए। अब तीसरे इंग्रेडिएंट पे आ रहा हूँ। फर्स्ट बता दिया मैंने, दूसरा बता दिया मैंने, कहाँ कहाँ प्रिपरेशन मानी जाएगी, उसी से रिलेटेड मैंने केसेस बता दिया आप लोगों को। अब मैं एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पे केसेस बताऊंगा। Act towards the commission of an offence includes series of acts, need not be penalty-based act. ये वर्ड ऐसे ही आप लोगों को याद होने चाहिए जो मैंने वर्ड यूज किए हैं अभी। Act includes series of acts. It may not be पेनल्टी मेट एक्ट। पेनल्टी मेट एक्ट क्या होता है? लास्ट से जस्ट पहले वाला। मान लो 10 नंबर पे ऑफेंस कंप्लीट होना है और आप 9 नंबर पे, तो 9 पेनल्टी मेट एक्ट है। 1 2 3 एक्ट करते हुए चले गए, 9 तक चले गए आप, और 10 पे एक्ट वो ऑफेंस कंप्लीट हो रहा है। आर यू गेटिंग? तो 9 हो गया पेनल्टी मेट एक्ट। नीड नॉट बी पेनल्टी मेट एक्ट। बिल्कुल 1 नंबर वाले पे भी अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। और 9 पे भी आप जा रहे हैं अगर, वो भी हालात देखते हुए उसको इंटरप्रेट करेंगे केस बाय केस। एक्ट कब मानेंगे हम? एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ। एक्ट किसको कहेंगे? एक्ट हम उसको कहेंगे जब तक ओवर्ट एक्ट नहीं होगा। समझ गए बात को? ओवर्ट एक्ट समझ में आ रहा है? ओवर्ट एक्ट का मतलब ये है कि जब तक आप थोड़ा आगे बढ़ के कुछ नहीं करेंगे। अब एक्ट तो ये भी हो गया, उसने लेबल लगा दिए, ओवर्ट एक्ट नहीं हुआ। ओवर्ट एक्ट कब होता? जब वो टेंडर करता, लो इस रेट में दे रहा हूं मैं आपको, वो ओवर्ट एक्ट हो गया। समझ गए? ओवर्ट एक्ट जब तक नहीं होगा उसको हम एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस नहीं मानेंगे। अगर कोई व्यक्ति इंटेंशन है उसकी, प्रिपरेशन कर रहा है, एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस कर रहा है, बट ही कुड हैव कंज्यूमेटेड द ऑफेंस, बट ड्यू टू इंटरवीनिंग फैक्टर्स he could not complete the offense, he will be held liable for attempt. He will be held for the offense, ना? Yes. वो कर ही रहा था, वो तो इंटरवीनिंग फैक्टर आ गए, किसी ने पकड़ लिया, देख लिया, आवाज लगा दी, शोर मचा दिया, या इंटरवीनिंग फैक्टर्स हो गए ना किसी वजह से। अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1961।
मैंने इस केस के आप लोगों को फैक्ट्स भी बताए थे। वो ग्रेजुएट नहीं था, उसने कोई नकली मार्कशीट ली, उसने एमए के लिए अप्लाई कर दिया, उस मार्कशीट के बेसिस पर उसका एडमिट कार्ड आ गया। बाद में पता चला कि डिग्री इसने फौज लगाई हुई है, उसको एग्जाम में नहीं बैठने दिया। नाउ क्वेश्चन अरोज whether he will be held liable for attempt or not। क्योंकि यहाँ चीटिंग होगी ना, मैं चीट कर रहा था, वो चीटिंग को मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। whether he will be held liable for attempt। Yes sir। सर फोर्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से प्रिपरेशन अटेम्प्ट के लिए liability- Don't answer like layman, answer like a student of attempt law। ये आप लोग एकदम कैसे जंप कर जाते हो कि फोर्स डॉक्यूमेंट लगा दिया इसलिए अटेम्प्ट हो गया। मान लीजिए वो फोर्स डॉक्यूमेंट लगा भी देता, कुछ भी कर देता, और वो यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने जा रहा है रास्ते में, और उसको वो पकड़ लेते, whether he will be held liable for attempt? No, ये उसकी प्रिपरेशन है, तैयारियां हैं ये तो, कि एडमिट कार्ड मिल जाए मुझे। That is not the reason। अपीयर थोड़ी हुआ है, हैं? एग्जाम में अपीयर थोड़ी हुआ है, सिर्फ एडमिट कार्ड ही तो मिला है उसको, गिल्टी माइंड तो है। अटेम्प्ट तो नहीं हुआ। Please don't read like this, no, ऐसे नहीं होता। एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन तो हुआ एक नहीं। मिनट, प्रिपरेशन में आएगा ना। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक्ट देखो, इंटेंशन उसकी है, प्रिपरेशन उसकी है। अब इशू कहां आता है? एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैंने आप लोगों को बताया, अगर वो इंश्योरेंस का फॉर्म क्लेम भर के दे देता तब अटेम्प्ट होगा। तो यहाँ इसने फॉर्म भर के तो दे दिया, एडमिट कार्ड भी आ गया। व्हाटएवर ही कुड डू, जो उसको करना था ही डिड दैट। अगर वो तो पकड़ में नहीं आता, ऑफेंस वुड हैव बीन कंप्लीटेड। भाई उसको जो करना था उसने तो कर दिया अपने पार्ट पे, एडमिट कार्ड भी आ गया उसका। तो इसके बाद और क्या चाह रहे थे उससे? आप क्या करना चाह रहे थे? एग्जाम तो नहीं दिया। नो, अपने पार्ट पे जो वो कर सकता था उसने कर दिया। ये तो अब उन्होंने पकड़ लिया ना कि उसने फोर्स डॉक्यूमेंट लगा रखे, तो इसको जो एक्ट करना था वो कर दिया इसने, एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया? ये इंटरप्रेट करना सीखो। समझ में आया कि नहीं? डाउट है तो अगेन आई कैन रिपीट। रिपीट करते हैं, राइट। देखो, फैक्ट्स पता चल गए या फैक्ट्स रिपीट करने हैं? राइट। उस व्यक्ति को प्रिपरेशन क्या की उसने? फौज मार्कशीट ली, फॉर्म लिया, भरा, अप्लाई करा। जैसे ही उसने अप्लाई कर दिया, ठीक है, इवन एडमिट कार्ड भी नहीं आता, उसने जो कर, उसके अलावा क्या चाह रहे थे आप उससे, और क्या एक्ट करवाना चाह रहे थे? टेल मी। इससे ज्यादा कर क्या सकता था वो? फॉर्म भर के अप्लाई तो कर सकता था। व्हाट एल्स ही कुड डू? तो ओवरटेक नहीं हुआ, ये डन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अब ये थोड़ा देखो अंदर जाके वहां उनके टीचरों को, स्टाफ को जाके दो थप्पड़ मारता, मेरा फॉर्म आया जल्दी करो, कैसे नहीं दे रहे, बैठने कैसे नहीं दे रहे एग्जाम में। अब यूं कहे को एडमिट कार्ड आ गया जी, वो वहां गेट पे गया, वो बैठने जा रहा था अंदर, गेट पे उसने 2-4 तो लपड़ भी मारे कि मुझे कैसे नहीं बैठने दोगे, मेरे पास एडमिट कार्ड है, तब वो ओवरटेक होगा। नो, जैसे ही उसने अप्लाई कर दिया, यहां तो एडमिट कार्ड भी आ गया। अब एडमिट कार्ड भी आ गया, ठीक है, 2 स्टेज है। जैसे ही एडमिट कार्ड आ गया, आप तो कह रहे हो अटेम्प्ट नहीं हुआ, एडमिट कार्ड जैसे ही उसके हाथ में आ गया, ऑफेंस इज कंप्लीट। जब उसने फॉर्म भरा,
एक्ट टुवर्ड द कमीशन हुआ, और जब एडमिट कार्ड भी आ गया, ऑफेंस इज कंप्लीटेड। समझ गए? और आप उसको कह रहे हो अटेम्प्ट भी नहीं है, ऑफेंस कंप्लीट हो लिया, यूं क्या अटेम्प्ट भी नहीं हुआ? क्या पढ़ रहे हो लोग? अब इस केस में एक इश्यू उठा था, इसी केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हेल्ड हुई थी, वो बता रहा हूं आप लोगों को। जब ये हुआ कि भाई आपने चीटिंग कर दी, चीटिंग कब होगी? जब कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करे, मैं आगे के पार्ट नहीं पढ़ रहा हूं चीटिंग के, यानी कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए, राइट? उसने कहा कि ये तो कागज का टुकड़ा, प्रॉपर्टी कहां है? ही टुक दिस प्ली। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था इसमें कि एडमिट कार्ड इज ए प्रॉपर्टी। जैसे मैंने कहा था ना, कैंसल्ड चेक इज ए प्रॉपर्टी, कोई वैल्यू नहीं है। मैंने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन हो गया, नोट की वैल्यू 0 होगी, इवन देन इट इज प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज इनसिग्निफिकेंट। मैंने बताया था किसी के खेत में जाके वो थोड़ी मिट्टी खोद के ले आया, उसकी कोई वैल्यू नहीं, इवन देन ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट, प्रॉपर्टी मानी जाएगी, राइट? एडमिट कार्ड इज प्रॉपर्टी। सर इसमें फॉर्जरी भी आ गई? किसमें? इसमें इसी वाले जो उसने फॉर्ज मार्कशीट लगाई। अरे भाई, जब कोई चार्जशीट फाइल होती, क्या होता है? 420, 467, 468, 471 तो लगते ही है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम ये पढ़ रहे हैं अटेम्प्ट और चीटिंग, वहीं तक कन्फाइन रखो अपने आप को। तो अभी क्वेश्चन ही, अगर सारे ऐसे मिक्स करोगे ना, और ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाओगे। लो पढ़ने का ये तरीका है। अभी चीटिंग इसमें हम बता रहे थे, अभी हम अटेम्प्ट पढ़ रहे हैं, तो अटेम्प्ट तक दायरा सीमित रखो अपना। अभी वो तो जब प्रॉब्लम आएगी, आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऑफेंस कमिट हुए हैं इस प्रॉब्लम में, वहां दिमाग लगाओ कि अटेम्प्ट भी हो गया, फोर्जरी भी हो गई, क्रिमिनल ट्रेसपास भी हो गया है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट भी हो गई, वहां लगाओ दिमाग फिर। बट सारे अलग अलग पढ़ो, सबको मिक्स मत करो। इसी केस में ये हेल्ड हुआ था 10, मैं इसको पढ़ रहा हूं जो इस केस में हेल्ड हुआ था। 10 a person commits the offense of attempt to commit a particular crime when, number 1, he intends to commit that particular offense, number 1. Number 2, he having made preparations and with the intention to commit the offense does an act towards its commission. Such an act need not be the penalty made act. देखो बेर एक्ट में थोड़ा लिखा है, ये जजमेंट में हेल्ड हुआ है। Such an act need not be the penalty made act towards the commission of that offense, but must be an act during the course of committing that offense. यानी कि एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस होना चाहिए। एक्ट को मैंने कहा ओवर्ट एक्ट होना चाहिए, या कोई भी एक्ट ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस होना चाहिए। नीड नॉट बी पेनल्टी मेड एक्ट, राइट? जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना, बार बार इसी पे हो रहे हो। आप लोग ये चाह रहे हैं कि पेनल्टी मेड एक्ट तक जाना चाह रहे हैं हर बार। दिस इज द प्रॉब्लम। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं वो एग्जाम में तो बैठा ही नहीं। क्यों कह रहे हैं ऐसा? इसलिए कह रहे हैं आप लोग पेनल्टी मेड एक्ट तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। नो, एक्ट होना चाहिए, ओवर्ट एक्ट होना चाहिए, टुवर्ड द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस होना चाहिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस होना चाहिए, और ओवर्ट एक्ट होना चाहिए। इसको ऐसे सोचो, सीधे वहां जंप मत करो। स्टॉप इट। ओवर्ट एक्ट किसको मानेंगे हम? इमीडिएटली एंड डायरेक्टली टेंडिंग एक्ट कौन सा होना चाहिए? वो एक्ट होना चाहिए जो इमीडिएटली एंड डायरेक्टली टेंडिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑफेंस। समझ रहे हो? हैं?
ये लाइन समझ में आई? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इमीडिएटली और डायरेक्टली उसका इरादा और हर चीज वो ऑफेंस करने की तरफ जानी चाहिए, टेंडिंग टुवर्ड्स दैट कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस। दैट ऑफेंस भी प्रिंसिपल ऑफेंस। अभी तो हम अटेम्प्ट पढ़ रहे हैं, अटेम्प्ट तभी तो माना जाएगा जब प्रिंसिपल ऑफेंस से पहले तो अटेम्प्ट होता है, प्रिंसिपल ऑफेंस बाद में होता है, मेन क्राइम जो होता है। और अंडर दोज सर्कमस्टांसेस दैट ही हैज पावर टू एग्जीक्यूट दैट ऑफेंस, ही हैज पावर इनएडिक्वेट मीन्स नहीं होने चाहिए। पावर कब होगी? जब एडिक्वेट मीन्स होंगे उसके पास एग्जीक्यूशन करने के लिए। ही शुड हैव द पावर टू एग्जीक्यूट दैट ऑफेंस, ये होना चाहिए। हमारे बेयर एक्ट में जिन ऑफेंसेस के लिए स्पेसिफिक सेक्शन है अटेम्प्ट का, जैसे अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर 307 है, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड है, जो स्पेसिफिकली मेंशन है हमारे स्टैट्यूट में, वो 511 में कवर नहीं हुई है, समझिए, जिसके लिए सेपरेट प्रोविजन है, सेपरेट एक्ट। अब मैं कुछ डॉक्ट्रिन आप लोगों को बताता हूं अटेम्प्ट को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए। पहली डॉक्ट्रिन है प्रोक्सिमिटी टेस्ट, एकदम नजदीक जिसके आप हैं। प्रोक्सिमिटी टेस्ट लेट डाउन हुआ था अभयानंद मिश्रा केस में। प्रोक्सिमिटी टेस्ट क्या है कि यू शुड बी सफिशिएंटली प्रोक्सिमेट, एक्सट्रीमली क्लोज। हाँ, सफिशिएंटली प्रोक्सिमेट, एक्सट्रीमली तो थोड़ा ज्यादा एग्रावेटेड फॉर्म हो जाएगा, हैं? वो करीब था, वो ऑफेंस कमिट करने के लिए पास में क्लोज। हाँ, आप जो प्रिंसिपल ऑफेंस कमिट करना चाहते हैं, मेन अगर ऑफेंस कंप्लीट हो जाए तो आप सफिशिएंटली क्लोज थे उसके करने के। अगर सफिशिएंटली क्लोज हैं और एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस कर रहे हैं, आप ओवरटेक कर रहे हैं, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट। मतलब ये भी देखा जाएगा आप सफिशिएंटली क्लोज थे कि नहीं थे, प्रोक्सिमिटी उसके साथ। एक व्यक्ति ने एक लेडी को मिसकैरेज करने के लिए हार्मलेस सब्सटेंस दे दिया। ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि मैं जो सब्सटेंस दे रहा हूं इससे उसको मिसकैरेज हो जाएगा, राइट? तो वो दो पहलू आ गए इसमें, देखो, एक तो इनएडिक्वेट मीन्स हो गया। अब इसको दूसरे तरीके से अगर हम देखें, क्या ही इज सफिशिएंटली प्रोक्सिमेट टू कमिट द ऑफेंस? नो। क्यों? जो चीज, जो मेथड वो अप्लाई कर रहा है उसके आसपास भी नहीं, वो तो नजदीक तभी तो जाएगा ना जब उसके पास मीन्स सफिशिएंट होंगे, तभी तो उसके नजदीक पहुंचेगा ऑफेंस करने के लिए। मीन्स ही आपके ऐसे हैं कि आप नजदीक जा ही नहीं सकते उसके, बहुत दूर रह जाएंगे। डी
P. versus Stonehouse 1977. ये एक मेंबर पार्लियामेंट थे और एक्स मिनिस्टर भी थे, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन थे इंग्लैंड के। इन पे काफी कर्जा हो गया। अब इनको लगा कि भाई ये कर्जा कैसे उतारें, तो उन्होंने अपनी इंश्योरेंस करा ली। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी करा ली और ये यूएसए गए, मियामी एक जगह वहां गए, वहां ये समुद्र में नहाने वहाने के लिए उतरे और इन्होंने ये प्रिटेंड किया कि वो समुद्र में नहाने गए तो डूब के मर गए। इनफैक्ट वो वहां से जैसे भी अपना मेथड लगा के ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। उनकी वाइफ को इन्होंने कन्फाइड नहीं कर रखा था मैं ऐसे कर रहा हूं, तो नेचुरली तो वाइफ ने क्लेम फॉर्म तो भरना ही था, मेरे हस्बैंड मर गए जी डूब के, इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दो। नाउ क्वेश्चन अरोज वेदर स्टोनहाउस, अच्छा मीनवाइल वहां पकड़े गए ऑस्ट्रेलिया में कि भाई तो जिंदा है। नाउ क्वेश्चन अरोज वेदर ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट टू चीट द इंश्योरेंस कंपनी। बताओ। उसकी वाइफ ने तो किया है। जिसने भरा उसकी था- वाइफ ने अपनी करता है, पता है तो किया है सर। हाँ बताओ, चलो वेरी इंटरेस्टिंग केस। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में बात हुई है और वाइफ को पता है ऐसा सब नहीं, मैंने पहले ही बता दिया, वाइफ को नहीं पता, शिवाजी इनोसेंट। तो फिर क्या? अरे भाई कोई आदमी है, उसने इंश्योरेंस करा रखी है, वो एक्सपायर हो गया तो उसकी वाइफ क्लेम नहीं मांगेगी इंश्योरेंस कंपनी से कि मेरा आदमी मर गया। जेन्युइन केस मान लो इसको। बिल्कुल मांगेगी सर। तो यहाँ भी ये मान लो कि वो आदमी डूब के मर गया तो मांगेगी सर। तो वाइफ मांगेगी नहीं मांगेगी क्लेम? वो इनोसेंट है, उसको पता नहीं उसने क्या करा नहीं करा, जिंदा है मर गया, डूबा है नहीं डूबा है, ऑस्ट्रेलिया भाग गया, क्या हुआ नहीं हुआ। और वो जैसे उसने क्लेम वलेम अप्लाई किया वाइफ ने, और मीनवाइल वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा गया, उसका एक्स्ट्राडिशन हुआ, इंग्लैंड में लाया गया, उसका ट्रायल किया गया। अटेम्प्ट हुआ या नहीं हुआ? हैं? क्यों हुआ बताओ, रीजन दो। सब टाइम का होता है। एग्जाम में ये नहीं लिख सकते कि हुआ। नो, सर एक टूवर्ड्स क्लियरेंस से पहले बंदा पकड़ा गया, समुद्र में गया नहाने के लिए, तभी तो एक्ट हो गया। क्लियरेंस से पहले पकड़ा गया सर। हैं? अगर वो पकड़ा जाता नहीं तो क्लियरेंस हो जाता उसका क्लेम का, क्लियरेंस नहीं, उससे पहले पकड़ा गया वो Sir, तो claim wasn't done by the same person. क्लियरेंस। हैं? मैंने क्या कहा आप लोगों को? सबसे पहले इंटेंशन, उसकी इंटेंशन थी कि मेरे घर वाले क्लेम ले लेंगे मेरा, डेट में था वो, पॉलिटिशियन था, एक्स मिनिस्टर था, एमपी था। ऐसे आदमी की इंश्योरेंस पॉलिसी तो बहुत महंगी होगी ना, क्लेम ज्यादा मिलेगा। अब पैसे कैसे मिलेंगे घर वालों को? वो यूएसए गया, मियामी गया, समुद्र में नहाने उतर गया, उसने ये प्रिटेंड कर दिया कि मैं डूब के मैं मर गया। अब घर वाले ले लेंगे क्लेम। मान लो सच में मर जाता, वो सच में मर जाता, हो जाता ऑफेंस कंप्लीट हो जाता। कोई नहीं मैं यूँ कह रहा हूँ, मान लो वो वहां गया, उसकी कोई मालाफाइड इंटेंशन नहीं थी,
और उसने वैसे डिसऑनेस्ट इंटेंशन से इंश्योरेंस नहीं कराया, रूटीन में इंश्योरेंस करा लिया, रूटीन में चला गया, रूटीन में मर गया, तो घर वाले क्लेम लेंगे नहीं लेंगे? सर उसने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया था, मतलब यही हुआ। यस, स्टोन हाउस जो कर सकता था ही डिड दैट, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता था। वो तो भाई यही तो कह सकता था मैं मर गया जी। अब उसके बाद एक्ट करेगा तो पकड़ में नहीं आ जाएगा। बिल्कुल सर। मैं वो यही तो कर सकता था मैक्सिमम कि मैं मर गया, तो उसको तो ऐसे जीवन जीना पड़ेगा ना कि मैं मर चुका हूँ। आगे ओवरटेक्ट कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसे आदमी से? वो तो जो कर सकता था ही डिड दैट, ही वाज हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट। कॉन्स्पिरेसी कर रहा हूँ ना, स्कीम कर रहा हूँ, प्लॉटिंग कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा समझेंगे। तो ये तो वाइफ लड़ना वाइफ करेगी क्लेम, नेचुरल इंसान को मैं मरना वो पॉलिसी में बता गया हो वाइफ को मैं मरूँ तो क्लेम करती हूँ। ये आर वर्सेस मिस केल, आर वर्सेस MISKELL, आर वर्सेस मिस केल। सोल्जर थे, जर्मनी में सर्व कर रहे थे। ये पार्क में गए, इनको एक टीनेज लड़का मिला, ये उसको पार्क में ले गए, उसको कहने लगे तुझे सिनेमा दिखाऊंगा, चॉकलेट दी और कुछ इंडिसेंट एक्ट उसके साथ किया, जैसे इनअप्रोप्रिएटली ही टच्ड द बॉय लाइक किस्ड हिम और वगैरह वगैरह। इनअप्रोप्रिएट में सब कुछ काउंट कर, राइट। और चलते टाइम उसने कहा कि कल इसी टाइम फिर मिलना मुझे, मैं तुम्हें फिर सिनेमा दिखाऊंगा, चॉकलेट खिलाऊंगा और कुछ करूंगा। नाउ ही वॉज ट्राइड फॉर ग्रॉस इंडिसेंसी, whether he will be held liable for। अच्छा, नेक्स्ट डे हाँ बच्चे ने जाके अपने पेरेंट्स को बता दिया, पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेंट वगैरह कर दी। वो अगले दिन जैसे वहां पर गया पार्क में, जो टाइम दे रखा था यही मिलेंगे, he was apprehended by the police and he was tried for gross indecency, whether the soldier will be held liable for attempt or not। बताओ क्यों? अटेम्प्ट किया है। फिर वही बात कर रहे हो, उसने अटेम्प्ट किया है। यू कांट राइट लाइक दिस इन द एग्जाम कि अटेम्प्ट किया। क्या अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट तो मैं पूछ ही रहा हूँ। आप तो वही काम कर रहे हैं कि फ्रॉड की, फ्रॉडुलेंटली की क्या डेफिनेशन है? टू डिफ्रॉड। कोई बात नहीं है। आंसर लाइक ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। सर उसने इंड्यूस किया बच्चे, आपको ये बताना है क्या उसने एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस किया या नहीं किया, नंबर 1। वेदर दैट एक्ट वाज ओवर्ट एक्ट और नॉट, राइट। आंसर ये देना आप लोगों को। सीरीज ऑफ एक्ट में उसने एक एक्ट किया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, वो एक्ट उसका ओवर्ट एक्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ये आंसर दो मुझे, ये नहीं कि अटेम्प्ट हो गया जी। और अगर आप ये कहते हैं कि ओवर्ट एक्ट हुआ तो मुझे बताओ ओवर्ट एक्ट कैसे हुआ, और नहीं हुआ तो ये बताओ क्यों नहीं हुआ। सर फर्स्ट डे तो उसने कर दिया था ना, हैं? फर्स्ट डे तो उसने कर दिया था ना। बच्चे को इंड्यूस किया, उसको चॉकलेट दी, उससे इनअप्रोप्रिएटली हक किया, किस किया और उसको अगले दिन के लिए बुलाया। देखो, दो चीजों को मिक्स मत करो कभी भी। लोग के तरीके से पढ़ो। अगर आप ये कह रहे हो कि उसने उसको चॉकलेट दिया और उसने उसको ये दिया और वो दिया, वो तो प्रिपरेशन है उसकी। ओवर्ट एक्ट क्या हुआ ये बताओ। जब मैं बात कर रहा हूं ओवर्ट एक्ट की तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ ओवर एक्ट ही बोलो। ये नहीं है कि वो ये हुआ वो हुआ वो हुआ।
देखो मिसअप्रोप्रिएट एक्शन जो उसने किया था जो उसने फर्स्ट डे मिसअप्रोप्रिएट एक्शन किया है वो ओवर एक्टिंग तो हुआ। यस, देखिए दो चीजों से ओवरटेक्ट हुआ। पहली चीज, पहले दिन उसने इनएप्रोप्रिएटली बच्चे को टच किया, फिर नेक्स्ट उसने अगले दिन की भी बात की कि कल फिर मिलेंगे यहीं पे, राइट, एंड ही वाज एप्रीहेंडिंग। तो ये पहले देखो दोनों चीजों को क्लब करवा। पहले दिन उसने इनएप्रोप्रिएटली उसको टच करा, राइट, अगले दिन का वायदा किया कि वहां मिलेंगे, तो ये ओवरटेक्ट हो गया। अब मैं इसको केस से हट के बात कर रहा हूं, ये डिसाइडेड केस की बात नहीं है, एक मैं प्रॉब्लम आप लोगों के सामने रख रहा हूं। सोचो ये एग्जाम में आ गई, अगर उसने बच्चे से बात की, मैंने एक वर्ड यूज किया ग्रॉस इंडिसेंसी, इंडिसेंसी एंड ग्रॉस इंडिसेंसी, राइट, जैसे नेग्लिजेंस एंड ग्रॉस नेग्लिजेंस। अगर वो उस बच्चे से मिला, पार्क में ले गया, उसने उसको चॉकलेट दी, उसके साथ बैठा, कुछ देर गपशप मारे और इनएप्रोप्रिएटली उसने उसको टच किया। इनएप्रोप्रिएट में सॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान देना इस बात का। इनएप्रोप्रिएटली उसने उसको टच किया, राइट, और वहां से वो चला गया। दो आदमी आए, उन्होंने पकड़ लिया कि कुछ गड़बड़ लग रही है। इतने में लड़का आ गया, क्या हुआ, उसने बताया जिसने मुझे चॉकलेट दी और मुझे इनअप्रोप्रिएटली टच किया। वेदर ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट? इंटरवीनिंग फैक्टर्स है, वॉलंटरली वहां से आ चुका है, पार्क से रास्ते में पकड़ा उसको। सर अगर मिस इनअप्रोप्रिएटली ने टच किया है तो एक्ट तो कमिट हो ही गया। क्या वो हम ये कहेंगे कि ही वाज सफिशिएंटली क्लोज टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस? नो। क्या हम ये कहेंगे कि वो कमीशन को अटेम्प्ट कब माना जाता है? कि मैं तो खूब ट्राई कर रहा हूं, अपनी तरफ से जो कर सकता हूं मैं कर रहा हूं, बट वो किसी वजह से नहीं हुआ, मैंने फायर किया, आदमी झुक गया, बच गया जी। अभयानंद ने वो भर के भेज दिया, वो आई कार्ड आ गया, उन्होंने डिटेक्ट कर लिया जी। तभी तो होता है। अगर यहां ऑफेंस ही कंप्लीट नहीं हो सकता तो अटेम्प्ट कैसे हो जाएगा? अटेम्प्ट तभी तो होता है जब ऑफेंस कंप्लीट हो सकता था जहां और किसी वजह से नहीं हुआ, तभी तो अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर वो बच्चे को छोड़ के आ गया, सिर्फ इतनी बात हुई, वहां से आ गया, वो कोई लॉ हो वहां का, जो भी होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है उसके लिए वो लायबल हो, बट जहां तक ग्रॉस इंडिसेंसी की बात है उसके लिए लायबल नहीं होगा। सर अटेम्प्ट के लिए लायबल नहीं होगा, लेकिन जो उसने कर दिया, जो इंडिसेंटली उसने appropriate- अरे भाई मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, ग्रॉस इंडिसेंसी। मैं ये कह रहा हूँ चलो कि वो उसको सोडोमाइज करना चाह रहा था, नाउ गिव मी द आंसर। कर ही नहीं पाएगा तो प्लीज कर ही नहीं। वो बच्चे को मान लो सोडोमाइज करना चाह रहा था, राइट? मैं फैक्ट चेंज करता हूं केस की। सोल्जर को बच्चा मिला, उसको पार्क में ले गया, उसको, अरे बाप रे बाप, ये अटेम्प्ट कंप्लीट करना, वो बच्चे को ले गया, पार्क में ले गया, उसने चॉकलेट दिया, ये वो इनएप्रोप्रिएटली उसने उसको टच किया और अगले दिन के लिए वायदा कर दिया वहां आना, यहाँ आना, और मान लो ये भी कह दिया वहां से मैं तुम्हें होटल में लेके चलूंगा, आपको दिखाऊंगा होटल कैसा है। उसकी इंटेंशन ये थी मैं होटल में ले जाके इसको सोडोमाइज कर दूंगा, राइट? अगर फर्स्ट पार्ट को हम देखें कि नेक्स्ट डे जब वो आया
तो अटेम्प्ट के लिए लायबल होगा, क्योंकि वायदा करके गया, ओवरटेक्ट है, और उसको होटल ले जाता है, क्या करता है, ये होता है। लेकिन दूसरे फैक्ट्स में वो पार्क में मिलके वहां से वापस जा रहा है, आगे का वायदा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। वाज ही इन अ पोजीशन टू सोडोमाइज द चाइल्ड? जब वो इस पोजीशन में नहीं था तो अटेम्प्ट कैसे हो जाएगा? नहीं है। प्रिपरेशन। गॉट इट? नेक्स्ट, उमेश चंद्र मित्र, करेंसी नोट 2 हाफ कलकत्ता भेजा, आया क्या? ठीक है, केस कुछ बताने की जरूरत है मुझे? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन सेम केस। एक आदमी ने, उसकी पैडी क्रॉप थी, जैसे मैंने ज्वेलर का दिया ना, पैडी क्रॉप थी, 3 इंश्योरेंस कंपनी से बुक करा दी, ठीक है, अगेंस्ट फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, खुद ही आग लगा दी उसमें, और तीनों इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम फॉर्म, वो पुलिस को भी रिपोर्ट दे दिया सर, क्लेम फॉर्म भर के दे दिया, वेदर ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट और नॉट। फॉर्म करके दे दिया तो अटेम्प्ट, यस, ओवरटेक्ट कर दिया उसने, क्लेम भर के दे दिया। यस, अगर मान लो वो उसकी तैयारी करता कि मेरी देखो जी फसल जल गई, उसकी फोटो खींच ली, उसकी वीडियो बना ली, थाने में कंप्लेंट दे दी और सारी तैयारी कर दी और क्लेम फॉर्म नहीं भरा, देन ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट, राइट? प्रिपरेशन में आ जाएगा। इक्विवोकेलिटी टेस्ट और होम्स क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, ठीक है, मैंने फिल्म का आप लोगों को जैसे एग्जांपल दिया, अगर फिल्म चल रही है, हमने पोज कर दिया, आगे सबकी एक ही ओपिनियन है कि आदमी नेक्स्ट ये करने जा रहा है, अगर वो स्टेज है तो इक्विवोकेलिटी टेस्ट लगेगा। आर वर्सी टेलर, एक आदमी ने माचिस ली, माचिस खरीदी दुकानदार से, जेब में डाली, दूसरे आदमी की फसल जलाना चाहता है, उसके खेत में गया, जहाँ उसकी फसल रखी थी उसके पास गया, वहाँ जाके वो झुक के उसने मैच बॉक्स और तिल्ली निकाली, जैसे ही उसने निकाली नथुलाल ने देख लिया, उसको लगा कैसे देख लिया, ही विथड्रू, इंटरव्यू हो गया, अटेम्प्ट हो गया, अटेम्प्ट नहीं, इक्विवोकेलिटी टेस्ट। अगर मान लो फिल्म चल रही है और जिस टाइम वो झुक के माचिस जला रहा है और वहीं आपने फिल्म रोक दी, क्या कंक्लूजन आएगा? कि जलाएगा ही जलाएगा। इक्विवोकेलिटी टेस्ट, लोकल प्रेंसिया टेस्ट, वेयर देयर इज टाइम ऑफ रिपेंटेंस, पछताने का अगर समय है तो उसके वो अटेम्प्ट के लिए लायबल नहीं होगा। नॉर्मली टेस्ट कहाँ अप्लाई होता है? जहाँ ऑफेंस का कंप्लीशन होता है उससे काफी दूर वो आदमी होता है, क्योंकि अगर सफिशिएंटली प्रोक्सीमेट है, उसके नजदीक है, तो प्रोक्सीमिटी टेस्ट में आ जाएगा। अगर जहाँ उसको ऑफेंस कंप्लीट करना है तो उससे काफी दूरी पे है वो, तो वहाँ प्रिपरेशन की स्टेज मानी जाएगी, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। मलकियत सिंह का केस है, मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब तो फ्री ट्रेड कर दिया भारत सरकार ने, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट अपनी क्रॉप को बेच सकता है। पहले क्या था, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप नहीं बेच सकते। तो उस जमाने में पंजाब हरियाणा में जो रेट हुआ करते थे उसके कंपैरिजन में दिल्ली में रेट ज़्यादा थे। दिल्ली की जो मंडियाँ थी वहाँ ज़्यादा रेट थे। तो कुछ लोग क्या करते थे, पंजाब हरियाणा की मंडियों से सस्ते में सामान उठाते थे, फसल क्रॉप उठाते थे। फॉर एग्जाम्पल गेहूँ मान लो वहाँ 1000 रुपये क्विंटल है, दिल्ली में 1100 रुपये। तो माल भरा, यहाँ उतार दिया,
उसको कुछ नहीं करना, वहां से ट्रक लोड करा, यहाँ ट्रक उतार दिया, उसको 100 रुपए 1 क्विंटल पे मिल गए। वो सब्सिडाइज बेनिफिट लेना सर, वो अभी भी हो रहा है वो तो। कोई बात नहीं, होने दो। नाउ क्वेश्चन इज, वो स्टेट का काम है, हमारा काम नहीं। जो हमारे पे केस आया अगर वो लेके जब आ रहा था तो समाल का एक जगह है, आप लोगों ने कभी उधर गए हो पानीपत उस साइड में, समालका के पास उसको पकड़ लिया कि भाई आप ये करो, दिल्ली बेचने जा रहे हो, चूंकि वो चल यही रहा है, ठीक है। और दिल्ली की जो डिस्टेंस थी वहां से करीब थी लगभग 80 किलोमीटर, राइट, करीब 80 किलोमीटर की डिस्टेंस थी वहां से दिल्ली की। उन्होंने कहा कि भाई आप वो जो भी उनका एक्ट था, जिस एक्ट के तहत वो पनिशेबल था, आप फसल नहीं बेच सकते एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, उसके अंडर दैट एक्ट ही वाज राइट। तो क्वेश्चन ये उठा कि अटेम्प्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो इट वाज नॉट ए केस ऑफ अटेम्प्ट, रीजन बीइंग ही वाज फार अवे फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, वही दिल्ली से मान लो 2-4 किलोमीटर ही पहले होता तब अटेम्प्ट हो जाता। भाई आप लेके किस लिए आए यहाँ फसल, दिल्ली के नजदीक? भाई अपनी क्रॉप को आप यहाँ लेके किस लिए लेके आए हो? कोई मंदिर में देने आए हो, दान देने आए हो, तो दिल्ली में ही तो बेचने जा रहे हो, और क्या कर रहे हो? यहाँ क्या है कि ही कुड हैव चेंज हिज माइंड, इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पार्टी। जीवन दास का केस है। एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेके दूसरे के पीछे दौड़ रहा था मारने के लिए, और जब वो 4-5 कदम ही पहले था, 1-2 लोग आए, उन्होंने पकड़ लिया, कुल्हाड़ी छीन ली, राइट, 4-5 कदम ही पहले था। ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट। इंटरवेंशन नहीं होता, कुल्हाड़ी पक्का मारता, क्योंकि 3-4 कदम और पीछे दौड़ा आ रहा था उसके। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब, ये सिल्वर की स्मगलिंग करते थे समंदर से। उन्होंने बॉक्स वगैरह लिए बॉम्बे में, वहां एक क्रीक वर्ड होता है, CREEK, क्रीक, समंदर में। समंदर में आप देखेंगे ना, कुछ गहराई सी होती है पानी की, और दोनों तरफ लैंड होती है, तो उसमें बोट खड़ी कर लेते हैं ना, मोटर बोट खड़ी कर लेते हैं, और फिर उसमें सामान लोड करके ले जाते हैं, वहां से उसको क्रीक बोलते हैं। तो ये वहां पर गए क्रीक पे, और बोट वहां खड़ी हुई थी, तभी जो उस जमाने में या अब भी है, जैसे सिल्वर की स्मगलिंग बैंड है हमारे यहाँ, और हमने एक्ट के तहत जो हमारी एजेंसी थी वो गई। जब वो वहां पहुंचे, रात का अंधेरा था, रात का अंधेरा था, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारी एनफोर्समेंट एजेंसी वहां पर पहुंची तो उनको मोटर बोट के इंजन की भी आवाज सुनाई दी, और वो बॉक्स लेके क्रीक के ऊपर पर मिले और वहां उनको एप्रीहेंड कर लिया। नाउ क्वेश्चन अराइजेस वेदर दे वर हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट और नॉट। देखिए, ओवरटेक हो गया, क्रीक तक वो गए, रात में मोटर बोट की भी आवाज आई। अगर ये नहीं जाते, उनको जब लगा कि वो एनफोर्समेंट एजेंसी आ रही है, मोटर बोट वाला मोटर बोट लेके भाग गया, ये बॉक्स समेत वहां पकड़े गए। इन्होंने कहा नहीं जी, हम तो तैयारी ही कर रहे थे जाने की। बोले नो, ये ओवरटेक माना जाएगा, यू हैव गॉन बियॉन्ड द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन एंड दे वर हेल्ड लायबल। नारायण दास वर्सेस वेस्ट बंगाल। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है,
जिसके तहत आप इंडिया से बाहर इंडियन करेंसी को जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उससे ज़्यादा लेके नहीं जा सकते। एक व्यक्ति उसने हांगकांग की टिकट खरीदी, एरोप्लेन पे गया, वहाँ उसने डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाता है, आप कितनी इंडियन करेंसी लेके जा रहे हैं, उसने वो फॉर्म भी फिलअप कर दिया, करके वो आगे जा रहा था और वहाँ उसको पकड़ लिया। जब उसको पकड़ा तो उसकी जेब में इंडियन करेंसी जितनी प्रेस्क्राइब लिमिट थी उससे ज़्यादा मिली, ठीक है। हालांकि केसों में तो एग्जैक्ट अमाउंट भी रहता है, 15,000 मिले, 11,000 मिले, लाइक दैट। आप लोगों को लो समझना, उस चक्कर में नहीं पड़ना कितने रुपए मिले नहीं मिले, प्रेस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा मिली, राइट। उसने कहा कि मैं तो प्रिपरेशन की स्टेज थी, मैं लेके गया थोड़ा इंडिया से बाहर। उन्होंने कहा नहीं, जैसे ही आपने डिक्लेरेशन फॉर्म भरा और उसके अंदर लिख दिया आपने ओवरटेक्ट कर दिया, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ इनएडेप्टेबिलिटी ऑफ मींस, अगर मींस आपके सफिशिएंट नहीं है, यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट। इसके मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दे दिए हैं। वो हमारे यहाँ असगर अली वर्सेज एम्परर का भी एक केस है, 1933 का है। वो मिसकैरेज के लिए दिया था, वो डाल दिया, बट दवाई कुछ और थी, राइट। मिसकैरेज करना चाहता था लेडी का, उसने उसके खाने में अपने तरफ से दवाई मिला दी कि इससे मिसकैरेज हो जाएगा, बट जो दवाई उसने मिलाई उससे मिसकैरेज हो ही नहीं सकता था। ही वॉज नॉट हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट, राइट। इनएडेप्टेबिलिटी ऑफ मींस। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, कोई चीज हो ही नहीं सकती है। मैं रात में गन लेके गया, नथुलाल से मेरी दुश्मनी है कि नथुलाल को मारना है। मैं अंधेरे में गया, मैंने देखा एक पेड़ का स्टंप था, पेड़ को काट देते ना ऊपर से, नीचे का हिस्सा रह जाता, मान लो 5-6 फीट है। वो अंधेरे में मुझे लगा नथुलाल एंड आई फायर्ड एट द स्टंप। आई विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट, रीजन बीइंग डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, कि जब ह्यूमन बीइंग है ही नहीं वहां दूर दूर तक, जिस पे फायर किया वो स्टंप है, तो आई कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट, राइट। फिनिश्ड। अटेम्प्ट आप लोगों का मोटा मोटी आई थिंक आई ट्राइड माई लेवल द बेस्ट। अटेम्प्ट को डिटेल में कवर करने की कोशिश की है और हो गया होगा। ये डॉक्ट्रिन्स वगैरह ये नॉर्मल बुक्स में आप लोगों को नहीं मिलेंगी, बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, और मुझे लगता है राहुल के नोट्स में भी नहीं होंगी शायद, जो मेरा आइडिया है। तो इनको इसी प्रीपेक्स में पढ़ें आप लोग, उसी सेंस में पढ़ें। और चलो 2 मिनट आप लोगों को हम लोग दे देते हैं। आज बताओ किस चीज़ पे करें? 2 मिनट फटाफट बोलो। हाँ चलो, नाटक वगैरह देखने के शौकीन है कुछ लोग? मंडी हाउस जाते हैं नहीं जाते? सर नाटक से याद आया, मनी हाइस्ट की सीरीज में जो अटेम्प्ट कहाँ पे शुरू हो जाएगा, जो बैंक के नीचे जो खुदाई की थी, टनल बनाया था, तो वो उसमें किस स्टेज में वो अटेम्प्ट में आ जाएगा? पहले पूरे फैक्ट बताओ, ऐसे नहीं होता है क्यों टनल बनाई थी उसमें। टेल मी द फैक्ट, आई विल आंसर द क्वेश्चन। ये फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, एक फिल्म है स्टोरी के ऊपर। अरे भाई जरूरी थोड़ा मैंने फिल्म देख रखी है, मुझे फैक्ट बताओ खड़े हो गए, आई विल आंसर द क्वेश्चन। सर वो पूरी सीरीज है ना, कैसा बताऊंगा? तो अब मैं सीरीज थोड़ा देखने जाऊंगा आपका आंसर देने के लिए। Anyway, जब आर्ट और कल्चर में आप लोग जाते हैं, जहाँ से स्टार्ट किया वो हो गया। जो मूवीज वगैरह ट्रेनिंग हो रही थी सर, उसमें क्या होता है? जो कह रहा हूँ पहले वो सुनो। मूवीज वगैरह तो आप लोग देखते ही हैं, बट इसका एक पहलू है ड्रामा, नाटक, जो हमारे मंडी हाउस में होते हैं। श्री राम सेंटर है, LTG ऑडिटोरियम है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी ऑडिटोरियम है, और वहाँ
वहाँ नाटक होते हैं, लोकल भाषा में नाटक बोलते हैं, ड्रामे वहाँ पर कभी जरूर देखना और देखने चाहिए। और एक डिफरेंट टेस्ट है वो, जब तक आप नहीं देखेंगे मैं आई कांट मेक एनी कमेंट, बट कभी मौका लगे तो देखना जरूर। उसमें जैसे एक बड़ा फेमस है ताजमहल का टेंडर, बड़ा अच्छा है, आप देखेंगे हंस हंस के पेट फट जाएगा। और जो लाहौर नहीं देखा वो जन्मा कोई नहीं, ये भी एक बड़ा अच्छा वहाँ का नाटक है। एक बलदे टिब्बे, बलदे टिब्बे समझ में आ रहा है क्या? जलते हुए यस, खंडर, वो इंग्लिश में लिखा हुआ था BALDE TIBBE। हम और हमारा दोस्त हम नाटक देखते थे, तो हम रेगुलर विजिटर थे वहाँ के। तो उस दिन जितने नाटक लगे हुए थे वो हमारे बाई एंड लार्ज देखे हुए थे। ये नाटक लगा हुआ था, ये हमारा देखा हुआ नहीं था। अब मैंने उसको कहा यार ये बालदे टीबे लगा हुआ, इसी को देखते हैं। बोला यार बालदे टीबे क्या होता है? हमने पूरा नाटक जब देखा, देखने के बाद हमें पता चला है बलदे टीबे है, इनके जलते हुए टीबे। पंजाबी शब्द आ गया ना इसमें। हम बालदे टीबे करते रहे उसको, नाटक को। अच्छा नाटक होगी उसके अंदर। और एक नाटक और है बड़ा अच्छा, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, अचानक मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये 2-4 अच्छे नाटक हैं। जनपद किस भी एक अच्छा नाटक है, उसमें वो बड़ा अच्छा चला था। सप्रू हाउस में होते हैं ज़्यादातर, हैं सप्रू हाउस में होते हैं ज़्यादातर। किसमें? सप्रू हाउस में या कमानी आउटडोर में। अरे भाई श्री राम सेंटर है वहाँ, LTG ऑडिटोरियम है, कमानी सेंटर है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ऑडिटोरियम है, 5-6 है वहीं पे, सारे इकट्ठे हैं आसपास। और कुछ न कुछ लगा रहता है, उसका न्यूज़पेपर में आता रहता है अलग अलग से ना। तो कभी एक बार जरूर देखना चाहिए, जिसको अच्छा लगेगा, टेस्ट डेवलप हो जाएगा, यू विल एंजॉय इट। एक ट्रैवलिंग पे मैं आप लोगों को बता रहा था, यूथ हॉस्टल ऑफ एसोसिएशन है 5 न्याय मार्ग पे, 5 न्याय मार्ग यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। वो कैंपिंग कराते हैं, ट्रैकिंग कराते हैं, ठीक है। और वो यूजुअली अप्रैल और मई के महीने में कराते हैं। वो यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, तो वहाँ मिल जाता है, उसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप भी मिलती है, और एक ट्रैक करना तो उसकी भी मिलती है। तो उसके लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है आप लोगों का फिटनेस का, और उसके लिए अभी राइट नाउ अभी बुक कराओगे तब आपको सीट मिलेगी। है 5 न्याय मार्ग। अच्छा, 5 तो उसमें जरूर जाना, कभी ट्रैकिंग करना। अल्टीमेट अगर एक ट्रैक आप लोगों ने कर लिया तो जितना मारुति टूरिज्म है कि नैनीताल चले गए जी, मसूरी चले गए जी, यहाँ चले गए जी, वहाँ चले गए, सब बकवास है। आपको ये लगेगा इतना डिफरेंस है कि आपको इंग्लिश लिटरेचर आता है और ये ABCD है 4 लाइनों पे उससे होल्डर से लिख रहे हैं, इतना डिफरेंस है। बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल सब कुछ होता है। ग्रुप में रहते हैं, गाइड रहता है आपके पास, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं वहाँ सारे, सब कुछ होता है। और उसमें कई बार तो ऐसे हालात हो जाते हैं कि वंस आई वाज डूइंग दैट ट्रैक अलोंग विद माय वाइफ, तो वो जेंट्स का और उसका लेडीज का कैंप अलग होता है। हम केदार कांटा पीक पे थे उस दिन, हर की दून का ट्रैक था। तो रात वहाँ डेली जहाँ से वो ट्रैक होते हैं, एक हाइट पे जाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेशन पर 12 से 1 बजे के बीच में पहुंचना होता है, क्योंकि सेकंड हाफ में डेली बारिश होती है वहाँ, ओले गिरेंगे, बर्फ गिर जाएगी, बारिश हो जाएगी, काफ़ी हाइट पे होते हैं, 14-15 हज़ार फीट की, 13,800 फीट लाइक दैट। तो वो कैंप में हम लोग सो गए जी खाना वाना खा के। अब रात को वहाँ भालू वालू आ जाते हैं, तो कैंप कई लोगों का होता है। एक तो रात में ओले गिर गए वहाँ जबरदस्त, हम सवेरे जब उठे तो चारों तरफ सफेद जमीन थी, नंबर 1। नंबर 2, वो बारिश हुई बहुत जोर की, कैंप में ही पानी घुस गया नीचे। तो रात में वो जिधर से गीला था सब कोने काने में पड़ के ऐसे ही अपनी रात बिता रहे थे। तो लेडीज का कैंप अलग था,
तो उसको कैंप को आगे से बंद कर देते हैं। मेरी वाइफ दूसरे वाले कैंप में थी। कैंप में नेचुरली जिधर गेट होगा ना तो वहां से 1 2 3 ऐसे लेटते हैं ना, सब ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे। तो मेरी वाइफ बिल्कुल फ्रंट पे लेटी हुई थी। और रात में भालू आ गया। अब भालू आ गया तो वो वहां फुफारे मारे आगे। अब मेरी वाइफ उधर लेटी हुई थी, मैं पीछे था अपने वाले कैंप में। अब मुझे लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कैंप पे अटैक कर दे, कोई सबसे सामने ही ले जाए घसीट के। और डंडियां लेके चलते ना, ट्रैकिंग करते हैं सब पेड़ वेड़ की तोड़ के। तो हमारे 1 2 साथी थे, मैंने कहा यार चलो बाहर जाके भालू को डराते हैं, कुछ आवाज करेंगे भाग जाएगा। बोला नहीं भाई साहब मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने कहा यार मेरी तो मजबूरी है, देखो मेरी तो वाइफ उधर। तो हम डंडा वंडा लेके निकले बाहर, वो जमीन पे डंडे वंडे मारे, शोर वोर मचा, कैंप पे डंडे मारे, आवाज होती है ना कपड़े की लाइक दैट कुछ। तो ऐसे बड़ी एडवेंचरस चीज़ें होती हैं वहाँ पर। और आपको बिल्कुल वहाँ अच्छा खाना मिलेगा और मतलब इतना एंजॉय करोगे, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। कभी मौका लगे जरूर जाना, चीप एंड बेस्ट है। आप कई लाख रुपए में इतना आनंद नहीं ले सकते किसी की भी जर्नी का जो आप ये 5-7 हजार रुपए में एंजॉय कर लोगे। और वहाँ इतनी बॉन्डिंग हो जाती है आपस में। ग्रुप भी मिल जाएगा। हाँ ग्रुप मिल जाएगा आपको। यहाँ से वैसे इकट्ठे चले जाओ, 2-4 बैलेंस गुड नहीं भी हो, अकेले भी जा सकते हो। सर मैं अकेले गई हूँ कई बार, तो अच्छा लगता है मुझे तो ये सब एक्टिविटीज करना। हाँ लेकिन ग्रुप हो तो बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त हो जाती है। जब वो ट्रैक करके हम लोग वापिस आ रहे थे तो हम लोग यहाँ देहरादून आए। अरे एक बार तो वहीं जा करा लो ना, ये 5 न्याय मार्ग रहा। मतलब तो जब सब लोग अलग अलग हो रहे थे, एवरीबॉडी वाज क्राइंग। साथ में चलिए ना, कैसे चलेंगे? हैं? तो आप साथ में चलिए ग्रुप में हम लोग। ऐसा है भी आप लोगों की घूमने की ट्रैक करने की उम्र है, अब हम लोगों की वो उम्र नहीं है, वो यंग एज में करने की चीजें, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। वो इतनी हाइट और इतने टफ ट्रैक होते हैं। केदारकांठा पीक पे जब हम लोग चढ़ रहे थे, वो उसमें ओले गिर गए थे, आगे चढ़ी खड़ी चढ़ाई थी बिल्कुल ऐसे। अब उस पे जब चढ़ रहे हर आदमी स्लिप कर रहा था, स्लिप करे तो खाई में जाए सीधा। वो हमारी पत्नी को थोड़ी दिक्कत हो रही थी चढ़ने में, हालांकि शी इज वेरी एक्टिव एंड स्लिम, बट वो हमारी तरह हम गाँव से आए हुए पेड़ों पे कूद फांद करके, तो हम ज्यादा एक्टिव थे। तो हम जा रहे थे और वो जैसे ही घिसरने लगी तो हमने बड़ा हाथ वाथ पकड़ के निकला। तो वो कई बार क्या करते हैं कि ग्लेशियर्स भी आपसे क्रॉस करवाते हैं। तो ग्लेशियर कैसे होते हैं पहाड़ों में, जैसे ये पहाड़ ऐसे है तो ऐसे ये बर्फ है और आपका ट्रैक ऐसे है, यूं जाएंगे। अगर आप क्रॉस कर रहे, अब ये ग्लेशियर यहाँ से लेकर नीचे गया हुआ खाई में, अब यहाँ से आपको इसको क्रॉस करना है तो आपको ट्रिक बताते हैं कि ऐसे से पैर रख के ऐसे चलना है, ऐसे से चलना है, ताकि आप स्लिप ना करें। डंडी वंडी भी हाथ में होती है, गाइड भी होता है, हर एक आदमी के बस का नहीं होता है। तो हमारी वाइफ तो स्लिप कर गई, स्लिप कर गई तो गई वहाँ पर स्पीड से नीचे जाने लगी। तो मैंने गाइड को शोर मचाया, मैं आई वाज नॉट इन अ पोजीशन टू रेस्क्यू हर। वो गाइड ट्रेंड होते हो दौड़ा गया, आगे जाके उसने एक जोर से डंडा गाड़ दिया, ऊपर से आ रही थी, वो डंडे पे टकरा के वहाँ अटक गई, फिर लेके आए वहाँ पर ऊपर। तो सो मैनी थिंग्स आर देयर। वहाँ पर आप लोग देखेंगे नागफनी के पौधे मिलते हैं और नेचुरल चीज़ें मिलती हैं। वहाँ गाइड आपको बताएगा ये दवाई के काम आता है, ये क्या था। तो एटलीस्ट डू वंस। सर ये चेरापूंजी में जो ब्लू लगून आ जाता है, रूट ब्रिज आ जाता है, वो भी तो ट्रैकिंग एरिया है पूरा। चेरापूंजी में नहीं, जो रूट ब्रिज है, एक मिनट, जो रूट ब्रिज है, एक तो यहाँ नीचे है जो मोबिंग लॉन्ग में है। मोबिंग लॉन्ग एशिया का सबसे सुंदर गांव माना जाता है। मोबिंग लॉन्ग शिलोंग से अगर आप जाएंगे तो मोबिंग लॉन्ग तक जाएंगे। मोबिंग लॉन्ग के बाद डोकी बॉर्डर आता है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, वहाँ रूट ब्रिज है नेचुरल। डोकी में नहीं है वो पेड़, डोकी तो बांग्लादेश बॉर्डर पे पड़ गया। अरे वही तो बता रहा हूँ, पहले वो मोबलिंग है, उसके बाद अगर फर्दर जाओगे तो वहाँ पर जो सुपारी हम खाते हैं उसके जंगल हैं, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी को जब क्रॉस करके आगे जाओगे तो डोकी बॉर्डर आता है, ठीक है। और जो चेरापूंजी है, चेरापूंजी में जो केव्स है वो ज्यादा फेमस है, वहाँ की नेचुरल केव्स। रूट ब्रिज बहुत नीचे जाकर दूर है, मोबिलोंग वाला ज्यादा सुंदर रूट ब्रिज है। रूट ब्रिज आप लोग समझ रहे क्या होता है, हैं? 3 रूट का बना हुआ होता है। ये होता है जैसे 2 पेड़ इधर खड़े, 2 पेड़ इधर खड़े, और इन पेड़ों की जड़ें यूं चली, यूं चली, यूं चली, उधर से उन पेड़ों की चली।
तो जैसे बिल्कुल ब्रिज होता है रिवर के ऊपर, बिल्कुल हूबहू रूट्स का बना हुआ है, ऐसा पेड़ों की जड़ों का बना हुआ है, इसलिए उसको रूट ब्रिज कहते हैं। वो वहां पर है। सर उत्तराखंड में ये ऋषिकेश से जाते हैं वहाँ पे टेम्पल तक, जहाँ शेर भी आपको रास्ते में मिलते हैं। नीलकंठ। नीलकंठ, हाँ जी। व्हाट्सएप देखो, तो शेर देख रहे हैं तो मैं बताऊंगा कहाँ देख रहे हैं। एप्लीकेशन आपको आया हुआ है, इसीलिए मैं इतनी बार भी, मुझे तो कभी नहीं दिखा।